हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, मेरे द्वारा जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के बच्चे हैं, उनको केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 या 3 है, उसमें जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से अगर आपके पास कोई भी एसिड है उसकी पीएच वैल्यू को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसके पीओएच को भी आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएच होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने इस बारे में एक्सप्लेन किया था। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंस है आपका इन पीएच का, वो क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यूज इन आवर लाइफ, जो ये एसिड की डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यूज होती हैं, इनका हमारे लाइफ में क्या यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका जो सबसे पहला नंबर का जो यूज होता है आप लोगों के लिए, पीएच ऑफ द सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। पीएच ऑफ द सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, इसका आपको से रीजन पूछा जाता है थ्योरी पार्ट में। 5 पीएच ऑफ द सॉइल होता क्या है, जो लोग भी फार्मर्स हैं, खेती किसानी करते हैं बच्चों, उनको क्या जरूरत होती है कि अपने सॉइल की पीएच को समय समय पे मेजर करते रहना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर्स का बच्चों यूज करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारी पीएच होती है सॉइल की, वो इतना कम हो जाती है कि जो हमारी सॉइल होती है बच्चों, वो एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी उस मिट्टी में फसल को उगाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू एसिडिक रीजन, वो जो फसल हो जाती है वो हमारी खराब हो जाती है। तो अगर आप उसकी पीएच को डिटेक्ट कर लेंगे उस सॉइल की, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि इसकी पीएच वैल्यू कितना है। और जब आपको वो जानकारी पता चल जाएगा कि इसकी पीएच वैल्यू इतना है, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो फसल है, जो आपके खेतों में प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनको आपको ग्रोथ कराना है, उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सॉइल एसिडिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सॉइल उनकी बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए मिट्टी की कि उसका जो फर्टिलाइजरिटी होता है, फर्टिलाइजरिटी होता है, जिससे कि जो आपकी फसल होती है उसकी ग्रोथ गुड होती है, वो प्रॉपर क्या होना चाहिए बच्चों, मेंटेन होना चाहिए। तो अगर हम लोग जब उसकी पीएच को मेजर कर लेते हैं, तो अगर वो ज्यादा एसिडिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनमें जो बेसिक चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि बेसिक में जैसे आपका स्लैग लाइम हो गया, आसानी से मिल जाता है। जनरली क्या होता है बच्चों कि जैसे आपको पता है कि एसिड रेन होती है, रेन एसिड, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ड्यू टू जो ये आपकी गाड़ियां चलती हैं बहुत ज्यादा धुआं निकालती हैं जगह जगहों पर, जिसकी वजह से आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो पॉल्यूटेड गैसें हैं, इनकी लेयर जम जाती है। और जब हमारा पानी बरसता है, पहली रेन होती है, तो ये जो CO2 और SO2 होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में लेयर के रूप में छाए हुए हैं, ये क्या होता है कि ऊपर से घुल घुल के नीचे हमारी मिट्टी पर आते हैं, सॉइल के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का जनरली नेचर क्या हो जाता है बच्चों, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलाइजरिटी काफी कम हो जाती है। और जब फर्टिलाइजरिटी कम हो जाती है, तो जिसके वजह से जो ग्रोथ होती है हमारे जो प्लांट्स की, वो गुड नहीं हो पाती। तो उसके लिए अगर हम लोग पीएच को मेजर कर लेते हैं और ये हमें पता चल जाता है कि सॉइल हमारी बच्चों एसिडिक है, तो उसके लिए हम लोग जो बेसिक चीजें हैं, स्लैग लाइम है जैसे मैंने बताया, या ड्राई लाइम है, इनका हम लोग बच्चों छिड़काव कर देते हैं।
जिसकी वजह से जो ये चीजें एसिडिक थी, जब ये बेसिक के साथ रिएक्ट कर देंगी तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, न्यूट्रल कर देंगे। और जब ये न्यूट्रल कर देंगी तो जो हमारी ये सॉइल है, इसकी जो फर्टिलाइजिटी होगी वो किसी भी प्रकार से अफेक्टेड नहीं होगी, और हमारे प्लांट का ग्रोथ होगा वो बच्चों क्या हो पाएगा, गुड तरीके से हो पाएगा। इसी वजह से जो हमारे सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू को हमको समय समय पर क्या करते रहना चाहिए बच्चों, मेजर करते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये रीजन समझ गए होंगे कि पीएच हम लोगों की सॉइल की क्यों मेजर करना चाहिए और किस तरह से प्लांट के ग्रोथ को अफेक्टेड करती है। दूसरा नंबर पर आपके जीवन में जो पीएच का यूज देखने को सबसे ज्यादा मिलता है सेकंड पोर्शन में, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बायोलॉजी का पार्ट है, जिसका सिंपल से मतलब होता है कि जो आप खाना खाते हैं उसको जो आप लोग डाइजेस्ट करते पचाते हैं उसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि आपके जो स्टमक होता है उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्टमक होता है बच्चों, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कई बार होता क्या है कि इसका जो मात्रा है आपके पेट में काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके पेटों में जलन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो अभी मैंने बताया, स्लैग लाइन हो गया, ड्राई लाइन हो गया। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जो आपका स्लैग लाइन या ड्राई लाइन की छोटी सी गोली बनाइए और उसको आप खा जाइए, तो उससे क्या होगा कि जो स्लैग लाइन जाएगा, जो बढ़ा हुआ हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जिसकी वजह से हमारे पेट में पेन हो रहा है या जलन हो रही है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा और हमारे पेटों की जलन ठीक हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि मार्केट में बहुत सारी गोलियां अवेलेबल हैं, जिनका जो नेचर होता है बच्चों वो मोस्टली क्या होता है, बेसिक होता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो भी जाके रिएक्ट करेंगी तो एक दूसरे को बच्चों क्या कर देंगी, न्यूट्रल कर देंगी, जिसकी वजह से भी हमारे पेटों में जो जलन होती है वो क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो हम लोग एसिडिटी को, इसी चीज को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बच्चों, कि हमको एसिडिटी हो गई। इसको दूर करने के बहुत सारे तरीके, स्लैग लाइन, ड्राई लाइन। इसके बाद आपका जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको आप लोग डालते होंगे कि रसगुल्ले में हम लोग डालते हैं, कल मैंने इसके बारे में बताया था। ये खाने वाला सोडा होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका भी नेचर जनरली क्या होता है बच्चों, बेसिक होता है। तो इसका भी यूज हम लोग इन सब चीजों में, प्रॉब्लम में, जब स्टमक में एसिडिटी होती है, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा काफी बढ़ जाती है, उस समय हम लोग क्या करते हैं कि इन चीजों का सेवन करते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है, तो जो डॉक्टर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या नापता है बच्चों, पीएच वैल्यू को मेजर करता है। अगर ये पीएच वैल्यू काफी कम आती है, इसका मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा है हमारे पेट में काफी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है उसके द्वारा हमारे लिए किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है कि उसी तरह की, जिस तरह की जितनी ज्यादा मात्रा में ये Cl होगा, उसी हिसाब से बेसिक पीएच को नापते, पीएच को मेजर करते हुए कि कौन सी एसिड के लिए कौन सी बेसिक जो दवा है वो काफी यूजफुल है, जो उसको न्यूट्रल कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारे पेटों की जलन ठीक हो पाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस वजह से हम लोग डिफरेंट टाइप से जो पीएच वैल्यूज का अपने लाइफ में डिफरेंट तरीके से यूज लेते हैं। तो यही आपके 2-3 पोर्शन है जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है, या ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स, या जो सॉइल की पीएच की वजह से जो फर्टिलाइजिटी वो किस तरह से अफेक्टेड होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि कुछ हमारे डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल सोर्सेज होते हैं जहां से हमारे एसिड पाए जाते हैं। तो किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका बच्चों विनेगर होता है, आपको याद रखना है विनेगर, जिसको हम लोग बच्चों सिरका कहते हैं जनरली, इसमें बच्चों हमारा एसिटिक एसिड होता है।
ड्यू टू दिस रीजन आपका जो विनेगर होगा इसका टेस्ट आप लोग देखते होंगे जनरली क्या होता है, श्योर होता है, खट्टा होता है। ऑरेंज होता है या लेमन होता है, इसमें बच्चों हमारा सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से इसका भी टेस्ट बच्चों क्या होता है, श्योर होता है। इसके बाद जो आपका कर्ड होता है, जिसको आप लोग बच्चों क्या कहते हो, दही कहते हो, इसमें बच्चों हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बच्चों क्या होता है, श्योर होता है। इसके बाद बच्चों एंटी स्टिंग हो गया, आंट स्टिंग। आंट पे स्टिंग का मतलब होता है चींटी होती है, अगर आपको कहीं पे भी काट लेती है तो आपको काफी, अगर चींटी कहीं भी आपके बॉडी पोर्शन में कट करे और अगर आप उसके जीभ के टेस्ट से देखेंगे तो उसका भी टेस्ट आपको खट्टा मिलेगा। और उसमें बच्चों कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड, जिसका फार्मूला मैंने बता चुका हूं HCOOH, और इसी को दूसरा नाम IUPAC नाम भी मैंने बताया है, तो इसको क्या कहते हैं, मेथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। टोमेटो होता है, टमाटर आप लोग खाते होंगे, जिसका टेस्ट काफी खट्टा आपको समझ में आता होगा श्योर, उसमें बच्चों ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये कुछ ऐसे नेचुरल चीजें हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा यूज करते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है, राइट। इसके बाद नेटल स्टिंग हो गया, ये तो बच्चों चींटी होती है जब काटती है। नेटल स्टिंग का मतलब होता है, आप लोगों को देखते हो कि कई लोगों को बिच्छू होता है, बिच्छू होता है, उसके द्वारा डंक मार दिया जाता है, तो उसी स्टिंग को हम लोग डंक कहते हैं। तो इसमें भी हमारा कौन सा पाया जाता है, फार्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में एक प्रकार का पॉइजन आ जाता है और हमारी शरीर को काफी परेशानी होती है इस पॉइजन की वजह से। तो उसके लिए भी हम लोग, जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वो बेसिक चीजों को रिकमेंड करता है, जिसकी वजह से हम लोग उनका सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे ये चीजें जो बेसिक होंगी एसिड को न्यूट्रल कर देगी और हमारी बॉडी पुनः पुरानी चीजों में, जैसे पुरानी तरह थी उसी तरह फिर अगेन रिकवर हो जाएगी। इसके बाद बच्चों टैमारिंड हो गया, आप लोग देखे होंगे, इमली दिखाए होंगे, खट्टी होती है, जिसमें बच्चों हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ये इतने हमारे नेचुरल सोर्सेज हो गए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसिड बच्चों क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, इसको इमली कहते हैं, टैरामिंड। तो इसमें हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि किस चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों हम लोग अपने इस चैप्टर में बहुत ही प्यारी चीज जो कि 100% एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है, शॉर्ट नोट में 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है फॉर शॉर्ट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से मैं बहुत सारी चीजों को आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा, जिसका नाम होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिंपली कि दो चीजों को मिला दें, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर दें। क्योंकि आप यहाँ एसिड एंड बेस पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम है, इसका मतलब कि जब कभी भी एसिड को हम लोग बेस के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये एक दूसरे को बच्चों क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और जो ये रिएक्शन बनेगी, एसिड को बेस के साथ आपने मिक्स किया कि उन्होंने न्यूट्रल कर दिया, और न्यूट्रल करने के बाद एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है जिसका नाम साल्ट होता है, और उसके साथ ही क्या रिलीज होता है, वाटर होता है। तो इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हुए क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके एग्जाम में आता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको लिखना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस
न्यूट्रलाइज टू ईच अदर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं कुछ एसिड लेता हूं और कुछ आपके सामने बेस लेता हूं। जैसे मैंने एसिड लिया HCl सिंपल सा, बेस बच्चों लिया NaOH। यहां पर आपका जो साल्ट बनता है वो NaCl प्लस वाटर। देखिए Na के साथ Cl साल्ट बन जाएगा, H और OH मिला के वाटर बन जाएगा। दूसरा एसिड मैं लेता हूं H2SO4, बेस लेता हूं MgOH का होल ट्वाइस। आप देख पाओगे ये दोनों मिलके साल्ट बना लेंगे MgSO4, और H और ये OH मिला के क्या बना लेंगे, आपका वाटर बना लेंगे। These reactions are example of the neutralization reaction। आपको याद रखना है इस चीज को। इसके बाद ये चीज यहीं पर ही नहीं खत्म होती, मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी था कि जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे अभी मैंने जस्ट पीएच वाले फैक्टर में समझाया आपको, एग्जांपल CO2 SO2। आप देख पा रहे हैं इसमें कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बताया है नॉन मेटेलिक, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बताया है। इनका नेचर बच्चों हमेशा कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसलिए ये एसिड रेन करते हैं। और जो बच्चों आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में Na2O, K2O, MgO, जो मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो उसको मेटेलिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इनका जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, बेसिक होता है। अगर आप इनके टेस्ट करोगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को लिटमस पेपर के ऊपर डालकर, तो आप देख पाओगे कि जो CO2 और SO2 होगा, मतलब CO2 और SO2 तो गैस है, तो आप इनको थोड़ा वाटर में डिजॉल्व कर लोगे तो आप देख पाओगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और ये किसको बेसिक होगा तो रेड को 100% किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये चीज यहाँ इसमें क्या जानने की जरूरत है। मेरे बच्चों यहाँ पर आप ये देख पाओगे कि जो अभी आपने एग्जैक्ट में एसिड लिया है और एग्जैक्ट में एकदम बेस लिया है, जिसमें आपको दिख रहा है कि इसमें हाइड्रोजन आयन है और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन यहाँ पर ना मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको लेकर दिखाऊंगा और आप ये देख पाओगे कि ये भी जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी साल्ट और वाटर बनाएंगे। और जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड अगर मैं इनको बेस ले लूंगा और डिफरेंट एसिड ले लूंगा तब भी ये उनके साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाएंगे। कैसे, इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहा CO2, इसको मैंने बेस लिया NaOH, ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसको मैंने बेस NaOH दिया। इसके साथ बच्चों जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो एक साल्ट बनेगा जिसका नाम होगा Na2CO3 और प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं मेटेलिक ऑक्साइड लेता हूं जिसका यहाँ पर एसिड लूंगा और यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड मैंने लिया Na2O, तब ये भी इसके साथ रिएक्ट करके बच्चों क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा साल्ट और प्लस क्या रिलीज करेगा, वाटर। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह पर एसिड बेस को क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को मिलने पर एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे और क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर रिलीज करेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस आती हैं जहां पर आप देख पाते हैं। और अगर मैं लेने की कोशिश करूं आप लोगों के साथ सामने, आप देख पाओगे जैसे हम लोगों ने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 लिया है, बेस हम लोग ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। देख पा रहे होंगे जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो बच्चों बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस क्या रिलीज करेगा, आपका वाटर रिलीज करेगा। और इसी प्रकार अगर हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं तो आप देख पाओगे H2SO4 के साथ अगर हम लोग लेते हैं प्लस Na2O, ये आपका क्या बना लेगा बच्चों, आप लोग पता है Na2SO4 साल्ट प्लस क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा।
और यही नहीं, जब मेटालिक ऑक्साइड बच्चों और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तब भी आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, साल्ट प्लस वाटर। क्यों? क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बच्चों हमारा क्या होता है, बेसिक, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बच्चों क्या होता है, एसिडिक। इसका नेचर बच्चों क्या होता है, एसिडिक। बेस प्लस एसिड गिव साल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल मैंने बेसिक लिया Na2O और एसिडिक लिया SO2, गिव्स द प्रोडक्ट Na2SO3। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम सल्फाइड प्लस गिव्स वाटर, सोडियम सल्फाइड। आप देख पा रहे हैं कि हर एक कंपोनेंट में दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर्स में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बहुत ही प्यारा सवाल अगला आने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है जब कभी भी आपको कोई भी एसिड है उसको अगर आपको डाइल्यूट करना है तो आप किस प्रकार से डाइल्यूट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि अगर हमारे पास कोई एसिड है तो उसको हम लोग किस तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं। तो टॉपिक है हाउ टू डाइल्यूट द एसिड, मतलब हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा उसको बच्चों हम लोग किस प्रकार से डाइल्यूट कर सकते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। तो बच्चों को बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सर हमको एसिड में वाटर मिला देना है। क्योंकि यहाँ पर हमारी अगर एसिड कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कम करना है। मीन इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अब इसकी कम है तो हमको क्या करना है, H प्लस की कंसंट्रेशन कम करके OH की बढ़ा देना है। तो जो कंसंट्रेटेड एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमको यहाँ पे काम करना है। लेकिन जब एसिड के साथ हम लोग वाटर करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक कंटेनर हम लोगों ने लिया और यहाँ पर मान लीजिए एसिड भरा हुआ है और इसमें हम लोग यहाँ से सीधा क्या गिरा देते हैं, वाटर, या हम लोगों के द्वारा यहाँ पर क्या है बच्चों, दोनों ऐसे ये कोई मतलब शरबत आप लोग नहीं बना रहे हैं कि चीनी पानी लिए और दोनों को एक दूसरे के मग से मग आप लोग एक दूसरे के साथ क्या करना शुरू कर दी, मिक्स कर दिए। या आप लोगों ने यहाँ पे वाटर लिया बच्चों, क्या लिया, वाटर लिया, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिया बच्चों, एसिड लिया और एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। यहाँ पर जब भी हम लोग कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा उसको हमको डाइल्यूट करना होता है, उसमें हमको बहुत प्रॉपर प्रिकॉशन रखना होता है। देखिए चूंकि जो एसिड होता है जब हम उसके साथ वाटर को मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है काफी ज्यादा मात्रा में। दैट्स वन इज द पार्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहली बात बता दूं, कभी भी आपको एसिड और वाटर को मिक्स करना होगा तो आपको कभी भी एसिड कंटेनर में रखकर उसके ऊपर डायरेक्ट वाटर की सप्लाई नहीं गिराना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको एसिड में वाटर मिक्स करना होगा, ऐसा नहीं कंटेनर में आपने एसिड ले लिया और डायरेक्ट उसमें वाटर गिरा रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होगी। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से जैसे इसमें 2 बूंद वाटर की ड्रॉप्स पड़ेंगी एक भरपूर मात्रा में गैसेज रिलीज होंगी और एक हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को बेहतरीन तरीके से नुकसान हो सकता है। आप बहुत भयंकर तरीके से जल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे वाटर ले लोगे और उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालोगे, और ये ध्यान रखना है कि एसिड इसमें जमा नहीं होना चाहिए, इसको आप एक छोटी सी कोई लोहे की या कांच की एक स्ट्रिंग लोगे, छड़ी लोगे, स्टिक ले लीजिए और उससे आपको क्या करते रहना है, इसको हिलाते रहना है। धीरे धीरे एसिड डालना है और वाटर में ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको हिलाते रहना है कि कहीं पर भी इकट्ठा हीट एनर्जी ना बनने पाए, वो हीट एनर्जी वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होती रहे।
जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होगी और आपका ये जो एसिड होगा वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड से वाटर के साथ मिक्स करके कौन सा एसिड बन जाएगा बच्चों? डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। इसलिए हमको हमेशा जब कभी भी एसिड में वाटर को मिक्स करना होता है तो वाटर ज्यादा लेते हैं और उसमें धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से एसिड को डालते हैं और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इस वाटर में मेजर करते रहते हैं कि अभी कितना आई और अभी कितना आई। जितना हमको जरूरत होती है उस कंसंट्रेशन का डाइल्यूट एसिड हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो ये आपके एग्जाम में बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम कभी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, व्हाई डू वी नॉट मिक्स एसिड इनटू वाटर, व्हाई वी मिक्स वाटर इनटू द एसिड। तो आपको याद रखना है जब कभी भी हमको एसिड को डाइल्यूट करना है तो हमेशा वाटर में एसिड मिक्स करना है, ना कि एसिड में वाटर मिक्स करना है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे रीजन आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको चीजें समझ में आती हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और इन वीडियो से भरपूर नॉलेज लीजिए। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं कोशिश रहती है कि आपको नॉलेजेबल हो प्लस साथ में आपके बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल हो आप लोगों के लिए। तो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो अपना कमेंट जरूर करके मुझको बताएं कि आप इन जब वीडियोस को देखते हैं तो आपको कितना चीजें जानकारी मिल पा रही हैं। जिन बच्चों के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर देख सकती हैं। जिन बच्चों का चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट हो, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको सारी वीडियोस को कवर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना है, जिसकी वजह से अगर मैं कोई भी वीडियो जो 6 to 10th मेरा टारगेट है ऑल बोर्डेड सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड उनके लिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कंटेंट डाल सकूं बच्चों के लिए, तो वो आप तक पहुंच पाए। आपके छोटे भाई बहन आसानी से उनके साथ चैनल को शेयर करें, जिससे जब वो उनके लिए वीडियोज अपलोड हो, उनके क्लास की अपलोड हो, उनको इन वीडियोज का अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। और आपके स्कूल में कौन सी बुक लगती है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि अगर वो बुक्स मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई चीज स्किप हो रही होगी तो उस बुक्स के भी मैं जो टॉपिक्स है टर्म्स है उनको आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश कर पाऊं। ये आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है, मेरे अपने सभी बच्चों से, और मेरी कोशिश है कि आप घर बैठे सारी चीजें एकदम एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ सकें। क्योंकि ये 1 साल का सिलेबस होता है, आप लोगों को पता है 365 डेज हम लोग इसको पढ़ते हैं, तब जाके एग्जाम में हमारी चीजें कवर होती है। तो हम लोग इनको 1 आवर 2 आवर 3 आवर में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जो लोग ऐसा कंप्लीट कराते हैं आप ये समझिए आपके साथ वो बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आपको चीजों को प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है और हर चीज को कवर करते हुए पढ़ना है कि आपका एग्जाम का भी आउटपुट अच्छा हो और साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने किसी तरह से एग्जाम निकाल भी लिया और आपको नॉलेज नहीं है तो उस सिलेबस को, उस चैप्टर को पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो पेपर के बाद जैसे भी थोड़ी समय गुजरेगा आपको वो चीजें पूर्ण से भूल जाएंगे। तो आपको सारी चीजों को जितना कंटेंट जरूरत है पढ़ने की उतना ही आपको डिलीवर किया जाए, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिल सके। इसके साथ इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।